हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच सीडीपी का वीडियो फर्स्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ऑप्शन ए संवेगात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी संज्ञात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन डी शारीरिक क्षेत्र। साथियों, आप लोग इसका आंसर बताइए। साथियों, इसका आंसर आप लोग के बीच हो जाएगा बी संज्ञात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? साथियों बताइए, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विकास एक आयामी है, ऑप्शन बी विकास की दिशा शीर्षगामी है, ऑप्शन सी विकास की दिशा अधोगामी है, ऑप्शन डी विकास का एक क्रम अनिश्चित है। साथियों, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 2 का सी विकास की दिशा अधोगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, ऑप्शन सी विद्यालय और शिक्षा का, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। साथियों, इसका आंसर आप लोग बताइए। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन ए में है केवल आनुवंशिकता। साथियों, आप लोगों को पता है कि केवल शब्द जो है वो निगेटिव है और केवल आनुवंशिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों के जब भी कोई भी चीज़ का विकास की बात हो तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का, इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, तभी बच्चे का अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन होता है। ऑप्शन बी में है केवल वातावरण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है विद्यालय और शिक्षा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का है। ये ऑप्शन जो है आपका इम्पोर्टेंट है और आनुवंशिकता और वातावरण दोनों इसमें आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी अड़ोस पड़ोस, ऑप्शन सी समकक्षी, ऑप्शन डी सरकार। साथियों, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी सरकार। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? परिवार प्राथमिक कारक है, अड़ोस पड़ोस ये भी प्राथमिक कारक है, समकक्षी ये भी आपका कारक है, बट सरकार जो है ये प्राथमिक कारक के अंदर नहीं आता है साथियों, इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव का आंसर, निगेटिव आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? बताइए। ऑप्शन ए नैतिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक विकास, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। साथियों, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है आप लोग के बीच। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर
उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डाइस चरण पर है। बताइए किस चरण पे है साथियों? इसका ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी चालक। बताइए आप इसका आंसर क्या होगा साथियों? साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए थे। पहला संवेदी अवस्थाएं, जो इसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष था। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, इसका हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रिया 7 से 11 वर्ष, और चौथा हो जाएगा अमूर्त संक्रिया। ठीक है ना? तो आपको लोगों को पता है कि ए से ही पता चल रहा है कि 9 वर्षीय लीला के बात चल रही है, तो वो 7 से 11 के बीच में आ रहा था, ये मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बताइए। आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता और संरक्षितता। बताइए साथियों ऑप्शन क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। ठीक है ना? आत्मसाती क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करें। स्कीमा क्या होता है? जो आपके माइंड में जो एक प्लानिंग चलता है, सोच चलते रहता है कि हमको ये करना, जो आप लोग इकट्ठे करते रहते हैं विचार सोच को, उसी को, और उसमें जो है वर्तमान आप अनुभव को समाहित कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। बताइए किस संदर्भ में होता है? ऑप्शन ए मनोगतिशील, ऑप्शन बी मनोलैंगिक, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन डी व्यवहारात्मक। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए साथियों। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। आप लोग जानते हैं लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इसलिए कि जब भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का चर्चा हो तो आप लोग लेव वाइगोत्स्की के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता की उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, पार, और डी है विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। साथियों आप लोग इसका जवाब दीजिए, ऑप्शन अच्छे से चूज कीजिए और आंसर लगाइए कौन सा होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी पार। पार क्या होता है साथियों? हम आपको बताते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो होते हैं जो तत्काल की सहायता, बच्चों की तत्काल की सहायता दी जाती है। जैसे कोई बच्चे साइकिल चलाते हैं तो पीछे से हम पकड़ लेते, तत्काल की सहायता देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। उसको हम हिंदी में बोलते हैं पार। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, एक प्रगतिशील कक्षा में बताइए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ऑप्शन बी योग्यात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी
विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। साथियों जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, यहाँ पे बोल रहे प्रगतिशील कक्षा, इसमें जो है सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। बिल्कुल नहीं सर, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो शिक्षण हो या क्लास चले तो बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक नहीं हो। शिक्षक को इसमें आसान नहीं दिया जाता है। देखिए योग्यात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर होगा आपका। ऑप्शन डी है, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देती है। बिल्कुल नहीं, छात्रों को हम कभी भी पढ़ाएंगे दंड और पुरस्कार देकर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते। जब भी सक्रिय शब्द आ जाए ये पॉजिटिव शब्द होता है और आपका सीटेट के लिए पॉजिटिव शब्द ही आपका मेन आंसर का कारण बनता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है डाइस, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। बताइए किस पे देता है। ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तिक, ऑप्शन बी अंतराव्यक्तिक, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन डी तार्किक गणित। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्ति, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्ति। अंतर्व्यक्ति साथियों क्या होता है, अंतर्व्यक्ति में उस व्यक्ति को माना जाता है, कहा जाता है जो व्यक्ति अपने अंतर के बात विचार से, अपने मन के बात से दूसरे को अपने अंदर कर ले। जैसे नेता क्या होता है कि जब इलेक्शन आता है तो वो अपने बातों से अपने जनता को अपने बस में कर लेते हैं। क्या हम आपके नेता नहीं, आपके बेटा है, हम आपके समाज सबके मन को जीत लेते हैं। जैसे पत्रकार देखते हैं सबको अपने बातों में ले आते हैं। टीचर, शिक्षक सब विद्यार्थी को अपने ऐसा मनोभाव से समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि अपने बच्चों को समझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, बताइए क्या प्रस्ताव रखती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षक को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही है, आप लोग राइट आंसर जवाब दीजिए। साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। बोल रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल आंसर सही है ए, इसलिए कि बच्चे को जब भी पढ़ाना चाहिए तो उसकी मातृभाषा में पढ़ाना जाना, ये उनकी घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चे की प्राथमिक भाषा होती है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। यह क्या सूचित करता है, बताइए। ऑप्शन ए जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता और जेंडर रूढ़िवादिता। बताइए साथियों इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। आंसर क्या होगा 13 का। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी जेंडर रूढ़िवादिता। साथियों जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है,
तो जेंडर रूढ़िवादिता वो होता है कि हम किसी लड़के को प्रोत्साहित नहीं करते सकते हैं किसी स्पेशल क्षेत्र में, या किसी लड़की को। जैसे लड़के को ये नहीं बोल सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप पिंक टी शर्ट नहीं पहन सकते, ये लड़की का है। और लड़की को ये नहीं बोल सकते कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं या आप ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता का पहचान होता है। इसलिए कि साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं सतत और व्यापक। बोल रहे 14 नंबर क्वेश्चन में है साथियों कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, बताइए। A1 में दिया हुआ मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। 2 में दिया है शिक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। और 3 में है बच्चों को समय समय पर शिक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। 4 में है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। बताइए साथियों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 4 क्या है, मूल्यांकन के मापदंडों। एक में है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। बिल्कुल सही बात है साथियों कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो मूल्यांकन करेंगे तो उसका हम उपकरण और योजना पहले बना लेंगे। उसके बाद 2 है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। बिल्कुल सही बात है। हम कोई भी शिक्षक होंगे वो बच्चे के जितना भी रिकॉर्ड होगा, अभिलेख होगा, उसको सावधानीपूर्वक तैयार करके रखना है। उसके बाद है 4 में जो शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। बिल्कुल सही बात है साथियों, इसलिए कि इसका आंसर हो जाए 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, बताइए साथियों क्या इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। ऑप्शन बी है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का अर्थ वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयामों का आकलन करना। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी विद्यार्थियों। बोल रहे सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, इसलिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। साथियों कभी भी हम बच्चे को रटने पे बल नहीं देंगे। ऑप्शन ए में है रटने के कौशलों का परीक्षण करना, बिल्कुल नहीं साथियों। ऑप्शन बी में केवल आ गया साथियों, अब विषय वस्तु, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन डी में है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल, फिर आ गया साथियों, और वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय भी कुछ कुछ हम पूछते रहते हैं, और पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद भी हम उसका क्वेश्चन के बाद करते हैं कि बाबू क्वेश्चन बनाइए, इसलिए कि हम वर्ष के अंत में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। साथियों इसके साथ 15 क्वेश्चन लाए हैं, और अगले वीडियो में आप लोग के बीच फिर इसी तरह हम लाते रहेंगे। आप लोग के सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए हमेशा आप लोग के इस चैनल के माध्यम से रहेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग के पल पल का वीडियो पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।